हाय, वेलकम टू ई क्यूब। दोस्तों आज बात करेंगे यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प जी ने उन्होंने जो है H1B वीज़ा को लेकर कई सारे अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लोगों के जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उनके लिए जो यूएस जाने का प्लान कर रहे हैं फॉर अ जॉब पर्पज़, या फिर जो यूएसए में ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के उनका भी सपना यूएसए में जाकर अच्छी खासी जॉब कर लें, हाईएस्ट पेइंग जॉब मिले उनको, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों H1B वीज़ा के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि अभी जो है H1B वीज़ा जो पहले लॉटरी सिस्टम से मिलता था, ट्रम्प सरकार ने उसको हटा दिया है लॉटरी सिस्टम को, और उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, L1, L2, L3, L4। L1 में जनरली उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनकी स्किल थोड़ा सा कम है, और L2 में जो आएंगे वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्किल वाले आएंगे, L3 में हाई स्किल वाले आएंगे, और जो L4 की कैटेगरी होगी उसमें सबसे हाईएस्ट स्किल वाले आएंगे, जिसमें कि आपके डॉक्टर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, आईटी के जो बड़ी पोजीशन वाले लोग हैं, ये सब L4 में आएंगे। तो वीज़ा मिलने में अब प्रॉब्लम्स कैसे आएगी, देखिए जिनकी स्किल कम है उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। जो हाई स्किल वाले लोग हैं उनकी संख्या उसके मुकाबले थोड़ा सा कम होती है, यानी कि जो L4 से बिलोंग करेंगे, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, उनको यूएस का वीज़ा मिलने में यानी H1B वीज़ा मिलने में ज़्यादा आसानी होगी कंपैरिजन टू L1, L2, L3 वालों से, क्योंकि उनके पास स्किल सेट ज़्यादा है, टॉप IIM से निकले हैं, PhD कर रखा है उन्होंने अपने सेक्टर के, लगभग वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो L4 कैटेगरी में आएंगे जिनको वीज़ा मिलना और ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि उनकी संख्या उनके मुकाबले थोड़ा सा कम होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो कई सारे देश H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कई सारे देशों के एम्प्लाई, तो उसमें जो इंडिया का सक्सेस रेट है लॉटरी सिस्टम से वो करीब 71-72% के आसपास है। अब वो लॉटरी सिस्टम ट्रम्प जी ने हटा दिया है, L1, L2, L3, L4 में डिवाइड कर दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो उन्होंने फीस इसके ऊपर लगाई है $1,00,000। तो बेसिकली देखा जाए तो डॉलर का जो अभी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 88-89 रुपीज़ के आसपास। तो $1,00,000 का मतलब हो गया 88 से 89 लाख रुपए H1B वीज़ा के ऊपर फीस लगेगी अब। हालांकि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये जानना है कि ये जो फीस है जो फर्स्ट टाइम इनरोल कर रहे हैं H1B वीज़ा के लिए उनके लिए एप्लीकेबल होगी, ना कि जो लोग वहाँ पहले से रह रहे हैं उनके लिए हो। तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो आराम से कर सकते हैं। जो लोग नए सिरे से प्लान करें यूएस जाने का, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको वो फीस देनी पड़े, और बेसिकली उनको नहीं देना है, जो कंपनीज उनको हायर करेंगी, चाहे वो IT सेक्टर की हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, जिस भी फील्ड की कंपनी हो, जो उनको हायर करेगी बेसिकली उनको फीस देना पड़ेगा इतना रुपए का, $1,00,000 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसके ऊपर कंपनियां ये ध्यान देंगी कि हमको हाईएस्ट स्किल वाले वर्कर मिलें, जो बिजनेस को उस तरीके से ग्रो कर पाएँ हमारे साथ, जो उस लेवल पे काम कर पाएँ, तब हम उनकी फीस इतना पे कर सकते हैं। यानी नॉर्मल लोगों के लिए वो उतनी फीस पे नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। तो जाहिर सी बात है जो लोग यूएस जाते थे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई इस चीज़ को। उसके बाद दूसरी देखा जाए, दूसरी सेकंड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि ट्रम्प टैरिफ को लेकर जो फार्मा सेक्टर पे उन्होंने टैरिफ इम्पोज की है, तो जो कि फार्मा कंपनियों का जो बिजनेस है, इंडिया में जो कंपनियां बिजनेस करती है फार्मा सेक्टर की, चाहे वो जाइडस लाइफ हो, लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डी लैब हो, इन सब का बिजनेस बेसिकली यूएस से रेवेन्यू जो आता है। हालांकि अदर देन अगर देखा जाए तो जो आयरलैंड से सबसे ज़्यादा आता है यूएस में जो ड्रग का काम है, यानी जो सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई करता है वो कंट्री आयरलैंड है, सिंगापुर है, ऐसे कई सारे डेवलप्ड नेशंस हैं जो यूएस को ड्रग सप्लाई करते हैं। और उसके बाद अब जो ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाया बेसिकली वो इंडिया के ऊपर भी लगा और कई सारे देशों के ऊपर है, फार्मा सेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली उन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो जेनेरिक के ऊपर लगाया है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि पेटेंट दवाएं होती है, जेनेरिक होती है, प्योर जेनेरिक होती है, इस तरीके से कई सारे अलग अलग होते हैं। तो अगर उसमें देखा जाए तो किन कंपनियों के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो इसमें बेसिकली हमारा डॉक्टर रेड्डी लैब्स है और ये जाइडस लाइफ है, 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उनको अपने लिए एक बहुत अच्छा मार्केट प्लेस इंडिया में भी मिलेगा, और वो यहाँ भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सपेंड करेंगी, कंपनी और ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो अदर वो मार्केट प्लेस उस हिसाब से ढूंढेगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अदर कंट्रीज में हो, तो उससे शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो कि हमें चार्ट पैटर्न्स में भी दिखा है। कई सारे शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखा, करीब 3-4% की गिरावट देखी गई फ्राइडे के सेशंस में, और इवन आईटी सेक्टर तो करीब दोस्तों आईटी के शेयर्स में जो गिरावट तो आई ही, उसके बाद जो आईटी का इंडेक्स से करीब 2.5 से 3% तक गिरा फ्राइडे सेशंस में।
हालांकि अभी ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मेरा मानना है कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने फार्मा शेयरों को रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए, लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, इस तरीके का कुछ ट्रेड लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा जो है पोजीशन एक बार हल्की कर सकते हैं। दोस्तों अब थर्ड पॉइंट पे बात करें, अगर थर्ड जो लेटेस्ट न्यूज़ है जीएसटी रेट कट की, तो एक बार तो आपने देखा ही होगा जीएसटी में कई सारे बदलाव किए गए अभी जनरली पीएम के द्वारा। तो उसमें ये हुआ कि कई सारे हमारे यहाँ इंडिया में स्लैब्स होते थे कि 5, 12, 18, 28 तरीके के कई सारे 4-5 स्लैब हुआ करते थे जीएसटी के, जो गवर्नमेंट ने खत्म की। बेसिकली इसको 2 ही स्लैब में और एक 40% का लास्ट 3 स्लैब में डिवाइड कर दिया है। तो उसके हिसाब से अभी कंजप्शन में थोड़ा बूस्ट आएगा, और जो इसीलिए ऑटो वगैरह के शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी चढ़े। हमने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर हो गए, आपके जो है मारुति सुजुकी शेयर, हुंडई के शेयरों में अच्छा खासा उछाल भी देखा गया, उसके हिसाब से कंजप्शन भी तेज़ी से ग्रो हुआ। तो लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट फिर से प्लान करी जीएसटी में थोड़ा सा और रेट कट हो सकता है। तो जीएसटी में रेट कट होने का मतलब ये है, अगर और छूट दी जाती है जीएसटी में, तो अभी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है वो जीएसटी से अच्छा खासा कलेक्शन होता था। जनरली 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर भी हो जाता था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, करीब 19% से ग्रो हुआ है जीएसटी का, जो इन्होंने जो है कलेक्शन किया था। तो उसके हिसाब से बात की जाए तो जीएसटी रेट कट तो हो ही रहा है, उसके बाद फिर से करने जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो रेवेन्यू है सरकार का, उसमें दबाव देखा जा सकता है। क्योंकि अभी जो जीएसटी के स्लैब में चेंजेस आए हैं, उसमें क्या हुआ है, गवर्नमेंट को करीब 40 से 45 हजार करोड़ का लॉस होने का चांस है, जो उन्होंने अभी जीएसटी के स्लैब्स को कम किए। इसके हिसाब से फिर से अगर वो कम करते हैं तो थोड़ा सा रेवेन्यू में दबाव और देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से रेवेन्यू लॉस करती है, तो हालांकि वो कहीं ना कहीं से कमाती भी है, ये भी श्योर बात है। वो क्या करती है कि उसको ये रेवेन्यू को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, कुछ सरकारी कंपनीज के शेयर्स बेच सकती है, अपने बॉन्ड इशू कर सकती है, या फिर कुछ आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन दे सकती है। इस तरीके कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट पब्लिक को थोड़ा सा छूट देती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम लेह कंट्रोवर्सी के बारे में। अभी आपने देखा होगा जो लेह में जिंजी का प्रदर्शन चल रहा है, उन्होंने बीजेपी का एक कार्यालय भी जला दिया, उसमें करीब 6 से 8 लोगों की मौतें भी हुई। तो क्या रीजंस हो सकते हैं वहाँ पे जो लेह में इस तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं जिंजी के द्वारा? अभी आपने देखा नेपाल में भी इस तरीके की दिक्कतें आई हैं, हालांकि इंडिया में उससे काफ़ी अलग दिक्कत चल रही है। जिंजी में ये है, लेह में बेसिकली क्या हो रहा है, वो लोग चाहते हैं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपका जो लेह है वो एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन-दीव हो गया, ये सब क्या यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें ज़्यादातर हस्तक्षेप कुछ भी होता है, विकास होता है, परियोजनाएं आती हैं, तो ज़्यादातर केंद्र से आती हैं, उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट देखा जाता है। तो अभी क्या है, लेह में दिक्कत चल रही, अभी वो यूटी थे, तो वो मांग कर रहे हैं हमको कि पूर्ण रूप से हमको राज्य बनाया जाए, ये स्टेट का दर्जा दिया जाए। पहली मांग तो उनकी ये है, और दूसरी मांग ये है कि उनको शेड्यूल 6 में डाला जाए। अब शेड्यूल 5 और 6 क्या होते हैं दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें शेड्यूल 6 की, तो ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको आप कह सकते हैं, यानी छोटा संविधान कह सकते हैं, जो कि संविधान के अंदर ही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं किसी काम को करने के लिए। बेसिकली जैसे कि शेड्यूल 6 में अगर आपने देखा हो तो मिजोरम, नागालैंड, इस तरीके के कई सारे स्टेट अभी आते हैं शेड्यूल 6 में। तो लेह वालों की भी यही मांग है। तो बेसिकली लेह में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वैसे तो ट्राइबल्स की है, 97% के आसपास ट्राइबल रहते हैं। तो ऐसे तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स को जो है अनाउंसमेंट किया है, उसमें आपका हाईवे प्रोजेक्ट्स है। गवर्नमेंट ने उसके बाद सेकंड ये लॉन्च किया है कि वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें लेह के लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपका मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाएंगे उसके हिसाब से। पढ़ाई के लिए हो गया। उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट के लिए और कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, जैसे कि सोलर पैनल के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अडानी जी को वहाँ का टेंडर भी मिला है। वो करीब 5 मेगावाट या 10 मेगावाट के आसपास उसकी कैपेसिटी होगी। तो वहाँ के लोगों का मानना है कि हमको जो है जब शेड्यूल 6 में डाल दिया जाएगा, तो हमारे पास अथॉरिटी जो होगी कि हम उसके हिसाब से नियम कानून बनाएंगे लेह के लिए और उसको डेवलप करने के लिए। क्योंकि 97% जब पॉपुलेशन वहाँ की ट्राइबल है और वहाँ पे किसी और का जो हस्तक्षेप होता है, तो उनको लगता है कि हमारा विकास उस लेवल पे नहीं हो रहा है, और हमें अपने विकास के लिए थोड़ा सा हमें उन चीज़ों की अथॉरिटी होनी चाहिए, तब हम उस हिसाब से ग्रो कर पाएंगे। और चूंकि जब शेड्यूल 6 में डाल दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उनके पास कई सारे राइट्स होंगे। तो बेसिकली उनका मानना है कि हमारे यहाँ एक एडीसी का भी निर्माण किया जाए,
एडीसी बेसिकली होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो उनके कई सारे डिसीजंस जो है लेगी, यानी इंफ्रा के लिए, रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और कनेक्टिविटी के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए, कई सारे जो भी वहाँ पे के इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो एडीसी लेगी उसके हिसाब से। तो बेसिकली वो इसी के लिए अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट से बातचीत चल रही, हो सकता है आने वाले टाइम में उसका समाधान हो जाए, मुझे लगता है समाधान हो जाएगा। तो बेसिकली जनजीत का इसी को लेकर प्रदर्शन है और उनका मानना है कि अभी जो पिछले 4 से 5,000 साल, 3,000 साल से करीब करीब वहाँ की जो ट्राइबल्स है वो अपना भेड़ बकरी यही सब चराते हैं, उसके हिसाब से अपना पालन पोषण करते हैं। तो अभी क्या है, जो अडानी जी को प्रोजेक्ट मिल रहा है वहाँ का करीब 5 या 10 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बनाने का, तो उसमें मैक्सिमम जो इतनी उनकी लैंड होगी, जो भी भूमि होगी, उस पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे तो उनको दिक्कतें आ रही, वो अपनी भेड़ बकरियाँ कहाँ चराएंगे, उसके हिसाब से सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इस तरीके की दिक्कतें आ रही है। हालांकि जब प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो गवर्नमेंट जॉब भी देगी, लेकिन उनको थोड़ा सा अभी ठीक नहीं लग रहा। उनका मानना है कि हमारे कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए, हम उसके हिसाब से थोड़ा सा डेवलपमेंट करें ताकि हमारे लोगों को यानी ट्राइबल्स को मौका मिल पाए, क्योंकि ट्राइबल्स दोस्तों बेसिकली पढ़े लिखे होते नहीं हैं, वो भेड़ बकरी ही चराते हैं, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो उनका मानना है अगर कंट्रोल उनके हाथों में होगा तो उनके आदमी थोड़ा सा बढ़ेंगे, जॉब मिलेगी उनको, वो ग्रो कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से जनजीत का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने बातचीत करी है तो मुझे लगता है जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जनजीत के बारे में, यानी लेह के बारे में। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी ये निकल के आ रही है जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में। जोहो कॉर्पोरेशन बेसिकली इंडिया की एक टेक कंपनी है जो कि अरविंद श्रीनिवास जी होल्ड करते हैं और उसने चैलेंज किया माइक्रोसॉफ्ट को। उनका मानना है कि अगर आप लोग इंडियन कंपनी को अपनाएं, यानी कि जोहो कॉर्पोरेशन को, जो बेसिकली सेल्फ फंडेड है, सेल्फ फंडेड का मतलब है उसके सारे पैसे कंपनी के टोटल कंपनी ने लगाए हैं, उन्होंने कोई फॉरेन से फंडिंग नहीं ली है। तो उसका खुद का पैसे कि जो भी उसने पैसे उठाए हैं वो फॉरेन से उठाए हैं। इस बिजनेस मॉडल पे आपका जीरोधा जो ब्रोकर है, स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकिंग बिजनेस में काम करता है जीरोधा, वो भी इसी तरीके का काम करता है। उसके जो भी बिजनेस में सरप्लस इनकम आती है वो क्या है, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसका कोई बाहर से उसने भी कोई फंडिंग नहीं ली है और अभी तक तो इवन स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके के भी कई सारे बिजनेस इंडिया में हैं जो कि अपने ही पैसे से ग्रो करते हैं, वो बाहर से कोई फंडिंग नहीं लेना चाहते, जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसी से ग्रो करते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में न्यूज़ क्या थी कि अश्विनी वैष्णव जी ने अपना जो पीपीटी अब की बार जोहो कॉर्पोरेशन से बनाया हुआ है, यानी अभी तक वो माइक्रोसॉफ्ट से ये सब बनता था। उनका जो भी प्रोजेक्ट है, काम है जो उनको करना है, करवाना है अपने एम्प्लॉय से, उसके हिसाब से ऑफिसर्स को जो भी काम बताने उसके हिसाब से, तो उन्होंने अपना अब की बार जो प्रेजेंटेशन है उसको उन्होंने जोहो कॉर्पोरेशन के थ्रू बनाया है। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है इस समय। तो आने वाले टाइम में जोहो जो है हो सकता है मार्केट में लिस्ट हो, हालांकि अभी नहीं है। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये भी हो सकता है।